अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। तो स्त्री विमर्श पर आधारित कौन सा इसमें उपन्यास है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि जो बी और डी उपन्यास हैं, यानी कि मुझे चाँद चाहिए और एक चिथड़ा सुख, ये किस पे हैं? स्त्री विमर्श पे आधारित। निम्नलिखित में दंत्य वर्ण है, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण है। ऑप्शन दिया गया है ड, ढ, द, ध। तो अब दंत्य वर्ण जो त वर्ग में वर्ण आते हैं वो दंत्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सी और डी जो ऑप्शन है वो क्या है? दंत्य वर्ण में है। ठीक है, द और ध। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन है जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। ठीक, तो इसमें बताना है कि गिरिराज किशोर का कौन सा उपन्यास है। तो ए उपन्यास तो इनका है ही। ठीक है, और बाकी देखते हैं कि इसमें कौन से उपन्यास हैं। तो ए हो गया एक, और दूसरा लोग उपन्यास जो है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ए और सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। निर्मल वर्मा जिन्होंने कि परिंदे नाम की कहानी लिखी थी, जिसको कि प्रथम नई कहानी भी कहा जाता है। सवाल पूछा जा रहा है कि निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की, प्रतिरोध और विद्रोह की, राष्ट्रीय चेतना की। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन और अलगाव की। मतलब कि ए और बी जो ऑप्शन है वो दोनों सही हैं, क्योंकि नीचे जो विकल्प दिया गया है उसमें पूछा जा रहा है कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अगला प्रश्न है, रस के बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। रस के संबंध में कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? तो ए और बी ऑप्शन जो है वो सही हैं, और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो क्या हैं? गलत हैं। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? ऑप्शन दिया गया है रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद, संरचनावाद। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, रसवाद और मार्क्सवाद। ठीक है, ये उसके क्या है? प्रतिकूल है, मतलब अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा उसे भिन्न है। तो यही हम पर सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। आलोचना के मान, प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, नई कविता। तो इसका जो सही जवाब होगा बी और सी, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन दिया गया जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इसका जो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ए, जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। ये दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। ऑप्शन दिया गया है स्वर्णधूलि, हेम किरीटिनी, विष्णुप्रिया, हिमतरंगिणी। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक, हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी। बाकी जो अन्य 2 रचनाएं वो सब अलग रचनाकारों की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अज्ञेय के काव्य हैं। ऑप्शन दिया गया भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध, चिंता। तो नीचे विकल्प दिया गया कि कौन सा सही है।
ऑप्शन है ए और सी, ए और डी, बी और सी और डी। तो हम ऑप्शन के आधार पर देखें तो सही जवाब होगा ए और डी, ठीक, यानी कि विकल्प नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? अब पंक्तियां दी गई हैं, उनको हमें बताना है। ऑप्शन ए, करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना। बी, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है यह अपनी। सी, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। गा कोकिल बरसा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका सही जवाब होगा बी और सी सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। बाकी जो भी है, एक महादेवी वर्मा का है, एक पंत की है, या फिर ये दोनों महादेवी वर्मा की ही पंक्तियाँ हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको ध्यान में रखना है कि मधुप गुनगुनाकर और मेरी आँखों की पुतली ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन दिया गया है तारा जयदेव, रणवीर देवव्रत, सोमराज रावत, सप्पन बाबू सनीचर। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो झूठा सच के जो पात्र हैं उनका जो सही जवाब है पात्रों का वो है तारा और जयदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया है धरती धन अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर कांकर। तो जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा इसमें उपन्यास है, इसको हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है धरती धन अपना है और मुट्ठी भर कांकर, यानी कि ए और डी जो ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? देवसेना जो कि स्कंदगुप्त नाटक की स्त्री पात्र हैं, उसके द्वारा जो गाए गए गीत हैं उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। बी, माझी साहस हैं खेलोगे, जर्जर तरी तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खेलोगे। सी, उमड़ कर चली भीगों आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोर। डी, शून्य गगन में खोजता है जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। तो ये सब गीत दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि देवसेना ने किन गीतों को गाया है। ऑप्शन नीचे विकल्प दिए गए हैं कि सही उत्तर चुनना है। तो देवसेना द्वारा जो गाए गए गीत हैं उसका जो सही जवाब है कि देवसेना ने एक तो ए ऑप्शन जो है उसके बारे में गाया है, यानी कि भरा नैनों में मन में रूप, ठीक है, इसको गाया है, और बाकी शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। तो इसका जो सही जवाब है ए और डी। अगला प्रश्न है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं लंबे पूछे जा रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है बताने में, फिर भी धैर्य बनाकर आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए, तभी थोड़ा सा पैटर्न समझ में आएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन हैं? अब विधाओं के बारे में पूछ दिया गया कि कौन से प्रहसन हैं। ऑप्शन ए, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो इसका जो सही जवाब है ए, मतलब वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, और अंधेर नगरी को भी प्रश्न में ही रखा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि ए और सी आंसर को बता रहा है। अगला प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। शरद जोशी जो कि व्यंग्य निबंधकार हैं, उनसे पूछा जा रहा है प्रश्न कि कौन सा निबंध है इसमें। ऑप्शन दिया गया ए, जीप पर सवार झल्लियाँ, विष कन्या, यत्र तत्र सर्वत्र, आडू का पेड़। तो जीप पर सवार झल्लियाँ आप जान ही रहे हैं। इसके अलावा सी, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ए और सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। अभी शरद जोशी से पूछा, यहाँ पर हरिशंकर परसाई से सवाल आ रहा है कि कौन सा निबंध संग्रह है। ऑप्शन दिया गया तुलसीदास चंदन गीसे, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू की। तो इसका जो सही जवाब है तुलसीदास चंदन गीसे और अपनी अपनी बीमारी, यानी कि ए और बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, द्वारा रचित पुस्तकें हैं, इसको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है कहानी नई कहानी,
साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो इसका सही जवाब होगा ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। मतलब कहानी नई कहानी, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की पुस्तक है इस प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? 1936 में प्रकाशित हुई थी, इनको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कामायनी, गुंजन, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 1936 में कौन सा प्रकाशित हुआ था। तो राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई है, कामायनी 1935 में हुई है, पल्लव 1928 में हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से सी आप देख रहे हैं कि एक ही में दिखाई पड़ रहा है, सी बल्कि 2 जगह है, सी और डी। तो सी और डी तो नहीं होगा, और ए और डी तो होने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए देखिए सी जिसमें दिया गया है ये है। कई जगह किताबों में कामायनी को लिखा रहता है कि 1936 में प्रकाशित है, लेकिन सही मायने में इसका प्रकाशन 1935 में ही है। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार अभी इसका जो 50% आंसर जो सही हो रहा है वो ऑप्शन नंबर ए और सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? आपने जब पिछली बार क्वेश्चन पेपर हल किया तब भी अमीर खुसरो से बातें आई थी वहाँ से, और इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी बात सही कही है अमीर खुसरो के बारे में? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर था। बी, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। सी, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। डी, खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी बात है जो कि सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अमीर खुसरो के संदर्भ में? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ए और बी सी, यानी कि डी को छोड़कर सारी बातें जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने कही है वो सब अमीर खुसरो के बारे में सही है। तो इसको केवल आप यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि इसको एकदम से याद कर लीजिए, ताकि हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, किसने कहा था? तो तुरंत आप इसका आंसर बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर इन तीनों में से कोई भी कथन परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए एकदम से इसको गंभीरता से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया मिलान करने वाला, और ये प्रश्न सबसे मतलब सरल माना जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी आंसर आपका मिल जाता है। तो एक तरफ सूची में दिया गया है भाषाओं उपभाषाओं का नाम, दूसरी तरफ बोलियों का नाम दिया गया है। उपभाषाओं में है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और बोलियों में है मेवाती, बुंदेली, बघेली और मगही। ठीक है, तो जिन लोगों को एकदम पूरा भाषा विज्ञान कवर हो गया होगा और वीडियोज लेक्चर हमारे देखे होंगे, तुरंत दिमाग में आ गया होगा कौन बोली किससे संबंधित है। खैर, प्रश्न को हल कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी का संबंध किससे होगा? आपका होगा बुंदेली से। ठीक है, पूर्वी हिंदी का संबंध बघेली से, बिहारी हिंदी का संबंध मगही से, राजस्थानी हिंदी का संबंध मेवाती से। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डी का एक कहाँ दिखा रहा है। डी का एक यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब कि ऑप्शन 2 इसमें आपका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ये भी मिलान वाला ही प्रश्न है। एक तरफ कवियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ रचनाओं का नाम है। कवियों में है चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, देव, लाल कवि, और रचनाओं में है छत्र प्रकाश, काव्य प्रकाश, छत्रसाल दशक, रसविलास। तो इसका मिलान हमें करना है। ठीक, तो पहले हमको जो आ रहा है उसको मैं दिखता हूँ, भूषण, छत्रसाल दशक, यानी कि बी का 3। तो बी का 3 आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होने की स्थिति में है। बाकी रचनाओं को भी हम देख लेते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी का है काव्य प्रकाश, देव का है रसविलास, और छत्र प्रकाश लाल कवि का है। तो इस तरीके से आपके कुल 8 क्वेश्चन इसमें तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कि एक लाइन में पूछ लिया जाए कि छत्र प्रकाश किसकी रचना है। हालांकि आप देखेंगे पैटर्न बड़ा चेंज हुआ है, कहीं भी वन लाइनर आपको सवाल नहीं मिल रहे हैं। भले एक ही कवि या लेखक से संबंधित प्रश्न है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग हिसाब से पूछने की कोशिश की गई है, जो कि अच्छा भी है। ठीक है, जो भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो एक तरफ पात्रों का नाम दिया है, दूसरे तरफ कहानियों का नाम दिया है। पात्रों में है विशंभर, रणजीत, तरण, नवल किशोर, और कहानियों में है माया दर्पण, दुलाई वाली, आहुति, मिस पाल। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित करके हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो हम सुमेलित करते हैं। जो विशंभर हैं ये हैं मिस पाल, कहानी से संबंधित हैं। ठीक, सॉरी, विशंभर जो हैं ये आहुति कहानी से इनका जुड़ा हुआ है। 1 मिनट, हाँ, विशंभर जो है, विशंभर एक आहुति से जुड़ा हुआ है, और जो रणजीत है, रणजीत का जुड़ा हुआ है मिस पाल से। ठीक, और इस तरीके से हम देख लेते हैं कि ए का 3 कहाँ पर सही हो रहा है। ए का 3 आपका ऑप्शन नंबर 4 में सही हो रहा है, तो इस तरीके से मिलाने में थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा। ठीक है, सी का 1 यानी कि तरण जो है वो माया दर्पण से है, और नवल किशोर जो कि दुलाई वाली कहानी से संबंधित पात्र है। तो इस तरीके से जल्दी से हम इन पात्रों को एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। विशंभर आहुति, रणजीत मिसपाल, तरण माया दर्पण, नवल किशोर दुलाई वाली से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक तरफ निबंधों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ निबंधकारों का नाम है, उनको सुमेलित करना है। तो निबंधकारों में नाम दिया गया है अध्यापक पूर्ण सिंह, नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, और रचनाओं में नाम दिया गया है आस्था और सौंदर्य, अनुसंधान और आलोचना, आचरण की सभ्यता, वाद विवाद संवाद। ठीक है, तो चलिए मैं ये कराऊँ कि वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का, यानी कि डी का 2। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि डी का 2 कहाँ है। तो पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि डी का 2 है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सुमेलित वाले प्रश्न बहुत आराम से कोई भी हल कर सकता है। तो अब देखते हैं, ए का जो सही जवाब होगा वो रामविलास शर्मा है, आस्था और सौंदर्य। बी का सही जवाब है नगेंद्र, और आचरण की सभ्यता आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि अध्यापक पूर्ण सिंह से ज़रूर हर परीक्षा में कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो रचनाओं को लेकर हो, चाहे निबंधकारों के रूप में पूछा जाए, तो इसलिए उनकी रचनाओं को आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, एक तरफ कवियों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ कविताओं का नाम है। ठीक है, कवियों में है रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और कविताओं में है काठ की घंटियाँ, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्मजयी, जमीन पक रही है। तो अब आप लोग अपने दिमाग में मिला भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको देखते हैं कि केदारनाथ सिंह की जो रचना है वो है ज़मीन पक रही है, यानी कि बी का IV। तो बी का IV हम अगर मिलाएं तो आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन में दिखा रहा है, तो मतलब कि और हमें मिलान करना है। जैसे मैंने लिखा कुंवर नारायण, तो कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। ठीक है, तो सी का 3, तो सी का 3 आप देख रहे हैं मात्र 1 में लिखा है। तो इस तरीके से जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। बाकी रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, और काठ की घंटियाँ हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस तरीके से आपके 8 क्वेश्चन के आसपास में इसमें बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन एक है, लेकिन है बड़ा क्वेश्चन वो। अगला प्रश्न है, एक तरफ पत्रिकाओं का नाम है, दूसरी तरफ उनके संपादकों का नाम है, पूछा जा रहा है इसको सुमेलित करना है। पत्रिकाओं में है आनंद कादमिनी, समालोचक, भारतेंदु, सार सुधानिधि। ठीक है, और पत्रिका संपादकों में है सदानंद मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघन, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी। तो आनंद कादमिनी तुरंत आप बता देंगे कि कौन है, प्रेमघन, यानी कि ए का 3। तो आप देख रहे हैं कि ए का 3 ऑप्शन नंबर 3 में ही दिख रहा है केवल है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर भी हमें याद करना है, समालोचक के हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु के हो गए राधा चरण गोस्वामी, सार सुधानिधि के हो गए सदानंद मिश्र। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी 8 क्वेश्चन आपके बन जाए। अगला जो प्रश्न है, ये एक तरफ पात्रों को का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ रचनाओं का नाम दिया गया है। रचनाओं में उपन्यास है तमस, झूठा सच, मानस का हंस, मैला आंचल। पात्रों के नाम है महंत रामदास, मुराद अली, कंचन, कैलाशनाथ। ठीक, तो मिलान करना है हमें, महंत रामदास मैला आंचल से संबंधित हैं, मतलब कि ए का IV। तो आप देख रहे हैं ए का IV एक ही जगह है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। बाकी अन्य पात्रों को भी हमें जानना जरूरी है। मुराद अली किससे हैं, तमस से, हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए। कंचन किससे संबंधित है, झूठा सच से, और कैलाशनाथ हैं मानस का हंस से। ठीक है, इस तरीके से ये भी कुल 8
क्वेश्चनों के बराबर ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ये भी एक तरफ कहानियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ पात्रों का नाम दिया गया है। तो कहानी है गैंग्रीन, पत्नी, जिंदगी और गुलाब, चीफ की दावत। और पात्रों के नाम है कालिंदी चरण, मालती, शामनाथ, सुबोध। ठीक है, तो मान लीजिए मैं मिलाता हूँ कि शामनाथ जो है ये चीफ की दावत से है, यानी कि सी का IV। तो सी का IV एक जगह ही दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होने की स्थिति में है। बाकी हम अन्य रचना पात्रों और कहानियों को मिला लेते हैं। कालिंदी चरण है पत्नी कहानी से, मालती हैं गैंग्रीन से, और सुबोध है जिंदगी और गुलाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी सुमेलित टाइप के प्रश्न आएँ उनको ऐसे ही हल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो पहले आ रहा है उससे मिलाने की कोशिश करें, बाकी सब अपने आप मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है लोक नाट्य शैलियों से संबंधित है। ठीक है, तो एक तरफ राज्यों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ लोक नाट्यों का नाम दिया गया है। राज्यों में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। और लोक नाट्य शैलियों में है सांग, नौटंकी, माच और नाचा। ठीक है, तो इसको हमें मिलान करना है। तो पहले हम देखते हैं कि जो सांग है ये किससे है, हरियाणा से संबंधित है, यानी कि ए का जो IV है। ठीक है, तो ए का IV आप देख रहे हैं 2 जगहों पे है, तो हमें और विकल्प मिलाना होगा। अब हम देखते हैं कि जो नौटंकी है वो किससे संबंधित है। तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश से है, यानी कि B का 1। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होने की स्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब C जो है माच यानी कि मध्य प्रदेश से है, और नाचा जो है वो छत्तीसगढ़ से है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा A ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि हर पक्ष को देखने की कोशिश की जा रही है, जितने भी पाठ्यक्रम में पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे स्तर का पेपर इस समय बनाया जा रहा है। बीच में पेपर की क्वालिटी कुछ ख़राब हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसको भी सुमेलित करना है। एक तरफ विचारकों के नाम है, दूसरी तरफ उनके सिद्धांतों के नाम है, यानी कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। एक तरफ हैं T.S. इलियट, I.A. रिचर्ड, सैमुअल टेलर कॉलरिज, रोला बार्थ। ठीक है, और एक तरफ है रम्य कल्पना, मूल्य सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, उत्तराधुनिकता। तो आप लोग अपने दिमाग में मिला लिए होंगे, फिर भी हम मिलाने की कोशिश करें। T.S. इलियट का है परंपरा की अवधारणा, यानी कि C का 1। तो आप विकल्प में देखेंगे C का 1 विकल्प नंबर 3 में ही दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये 100% ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हम और मिला लेते हैं। मूल्य सिद्धांत किसका है, ये I.A. रिचर्ड्स का है, रम्य कल्पना कॉलरिज का है, और उत्तराधुनिकता है रोला बार्थ। ठीक, तो इस तरीके से सुमेलित वाले प्रश्नों को बस सावधानी से मिलाने की ज़रूरत है, बाकी पूरा आंसर इसी में रहता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है भाषा क्रम को। ऑप्शन दिया गया है A में प्राचीन संस्कृत, B शौरसेनी, C लौकिक संस्कृति, D पश्चिमी हिंदी। तो पहले नंबर पे होना चाहिए आपका प्राचीन संस्कृति मतलब A, दूसरे नंबर पे होना चाहिए C, तीसरे नंबर पे होना चाहिए B, और चौथे नंबर पे होना चाहिए D। तो हम देखते हैं ACBD तो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। यहाँ पर प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न आ गया, तो इसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये थोड़ा सा टफ होता है कि कैसे इतनी सारी रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्षों को ध्यान में रखें। फिर भी रचनाकार के काल के अनुसार और रचनाओं के प्रकाशन वर्ष अगर याद रहें तो उसके अनुसार इसको हम हल कर सकते हैं। तो कला का जोखिम, इसका प्रकाशन सन 1981 ईस्वी में हुआ था। ठेले पर हिमालय का प्रकाशन सन 1958 में। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में, और गंधमादन 1972 में। ठीक, तो अब इसको हमें क्रम से करना है। तो सबसे पहले आना चाहिए आपका प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। तो C ऑप्शन आप देख रहे हैं कि दो जगह पहले आ रहा है, और फिर आना चाहिए आपका C के बाद B आना चाहिए। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो रहा है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ठेले पर हिमालय, और फिर गंधमादन, फिर कला का जोखिम। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न उसी टाइप का है कि निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। ठीक, कि कौन किसके बाद आया हुआ है। तो ऑप्शन दिया गया है यथार्थवाद, विखंडनवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है,
तो पहले आएगा यथार्थवाद, ठीक, फिर उत्तर संरचनावाद, फिर आएगा उत्तराधुनिकता, फिर विखंडनवाद। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, A D C B, ठीक। इसी तरीके से याद रखिए इसको। अगला जो प्रश्न है, फिर आ गया कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है, यानी कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का संग्रह है जो कि इसका सही अनुक्रम क्या है। तो नदी की बाँक पर छाया, कितनी नाव में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, इत्यलम। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं सब अज्ञेय की हैं, ठीक है। अब इनको हमें प्रकाशन के हिसाब से क्रम में रखना है। तो देखते हैं सबसे पहले जो इसमें रचना है उसका देखते हैं प्रकाशन। ये 1981 में प्रकाशित हुई थी। कितनी नाव में कितनी बार 1967 में, ठीक। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में, और इत्यलम जो है 1946 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पहले डी आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी 2 है, इसमें डी सबसे पहले है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यही DBCA, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रकाशन अनुसार ही इसको बताना है, जो कि उपन्यास दिए गए हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यासों का एक जगह कलेक्शन कर दिया गया है। तो हम पहले देखते हैं मानस का जो हंस है, इसका प्रकाशन कब हुआ था। इसका प्रकाशन हुआ 1972 ईस्वी में। पीढ़ियाँ जो उपन्यास हैं 1990 में। खंजन नयन 1981 ईस्वी में। सुहाग के नूपुर, इसका प्रकाशन हुआ 1960 में। तो इस हिसाब से सबसे पहले जो आना चाहिए वो आना चाहिए आपका सुहाग के नूपुर, डी आना चाहिए, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन में डी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, DACB। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी जितने भी रचनाकार हैं उनकी रचनाएं, जिन रचनाकारों की रचनाएं 4 से अधिक हैं, उनके प्रकाशन वर्ष को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। पहले तो एक रचनाकार का दे दिया जा रहा था एक जगह, लेकिन यहाँ पर अलग अलग रचनाकारों का है। जैसे एक और द्रोणाचार्य, ये है शंकर शेष की का नाटक, ठीक है। भूख आग है, ये कृष्ण बलदेव की है। बकरी सक्सेना की है। देहांतर जो है ये है नंद किशोराचार्य की, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का प्रश्न आया हुआ है, फिर भी इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। एक और द्रोणाचार्य 1977 में इसका प्रकाशन हुआ। भूख आग है 1998 में। बकरी है 1974 में, और देहांतर है 1987 में। तो इस हिसाब से सबसे पहले जो रचना आनी चाहिए वो बकरी जो रचना है वो आनी चाहिए, यानी कि सी सबसे पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी में भी आपको थोड़ा सा वो कर दिया गया है, ठीक। तो हमें और दूसरी रचनाओं को भी देखना पड़ेगा। सी के बाद जो रचना आ रही है वो है ए, ठीक है। तो इस तरीके से जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, CADB। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है, ठीक। तो यहाँ पर भी अलग अलग रचनाकारों का दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिशंकु जो निबंध है, अज्ञेय का है, 1945 में प्रकाशित हुआ। रेती के फूल, ये रामधारी सिंह दिनकर का है, 1954 में हुआ। शिरीष की याद आई, ये आपका है 1995 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। विद्यानिवास मिश्री का है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो ऑप्शन में आना चाहिए डी ना, तो सही जवाब आपका चौथा होगा DCBA, यानी कि आदि अंत और आरंभ जो है सबसे आखिरी का निबंध है। तो इस तरीके से हम प्रकाशन वर्ष के आधार पर, या फिर अगर इसमें से एक दो रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को भी जानते हैं तो आराम से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दलित आत्मकथाओं को यहाँ पर दे दिया गया है और उनके अनुक्रम को पूछा जा रहा है। तो जूठन है, शिकंजे का दर्द, मुर्दैया, अपने अपने पिंजरे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी आत्मकथाएं सब अलग अलग राइटर्स की हैं। फिर भी हम देखते हैं जूठन 1997 में प्रकाशित हुआ, शिकंजे का दर्द सन 2011 में, मुर्दैया सन 2010 में, अपने अपने पिंजरे 1995 में। तो इस तरीके से सबसे पहले होना चाहिए डी ऑप्शन, डी है, फिर ए 97, ठीक है, बाकी ये। तो इस तरीके से जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है
मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रचनाकारों का तो नाम दे दिया है, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हमें व्यवस्थित करना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो रचना प्रकाशित हुई है उसके बारे में हमें देखना होगा। दिया है कि रामविलास शर्मा, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, रांगे राघव, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, मुक्तिबोध, कामायनी एक पुनर्विचार, शिव कुमार मिश्र, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत। इसमें से दिए गए सही विकल्प को हमें चुनना है। ठीक, तो इसमें अब बताना होगा कि सही विकल्प कौन सा है। तो जो सही विकल्प इसमें है, सबसे पहले है इसमें रांगे राघव का प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, फिर है कामायनी एक पुनर्विचार, फिर मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास, सिद्धांत, और सबसे लास्ट में है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी 4 है, यानी कि BCDA। ठीक, तो पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे मुक्तिबोध का, तीसरे नंबर पे शिव कुमार मिश्र का, और चौथे नंबर पे हो गया आपका रामविलास शर्मा का। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हुआ था, जो 4th ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, जिसमें नाम दिया है मतीराम, बिहारी, देव, जसवंत सिंह। ठीक है, तो इसमें बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में है, मतीराम का जन्म हो गया 1613 ईस्वी के आसपास में हुआ है, या 15। ठीक, तो हम देखते हैं कि बी ऑप्शन पहले किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है उसमें बी दिया है, फिर ए दिया है, फिर डी, फिर सी। ठीक, तो यानी कि पहले बिहारी हैं, फिर मतीराम है, फिर जसवंत सिंह है, फिर देव हैं। देव क्या है सबसे आखिरी में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है, कथन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं इसमें। ठीक, पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक स्थापना है, दूसरा तर्क है। तो अक्सर स्थापना और तर्क में पूछा जाता है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने देखा था, पेपर में देखा था, यहाँ पर भी है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ूंगा और बस जो सही आंसर रहेगा उसी को बताऊंगा। संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है, ये स्थापना दी गई। तर्क है कि भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इस तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों जो वाक्य हैं ये सब क्या हैं, गलत हैं। ठीक, ये दोनों गलत हैं। अब अगले हम कथन पे बात करते हैं। अगला कथन है कि प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। ये क्या है, ये भी दोनों क्या हैं, गलत हैं। अगला प्रश्न है कि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा, ये क्या है, गलत है। यानी कि कथन सत्य है और जो दूसरा कथन है वो क्या है, असत्य है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है, इसीलिए अभिनय के धर्मीग्रत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। ठीक, तो इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये दोनों क्या हैं, सेंटेंस सही हैं। यानी कि शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है और इसलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। ये दोनों क्या हैं, सही हैं। थोड़ा सा कथन वाले प्रश्न को हल करना थोड़ा सा कठिन है, तो इसलिए इसके लिए खूब किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है और जो भी किताबें किसी दृष्टिकोण से लिखी गई हैं उन दृष्टिकोणों को भी समझने की ज़रूरत है, तभी आप कॉन्फिडेंस से इसको हल कर सकते हैं। अगला है कि दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। ठीक, दूसरा कथन है दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से प्रभावित है। तो पहला तो इसमें क्या है, ऑप्शन सही लग रहा है और बाकी जो दूसरा ऑप्शन है क्या है, गलत है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि कथन 1 जो है सत्य है और कथन 2 क्या है, असत्य है। क्योंकि जो दलित लेखन है वो लोहिया की विचारधारा से नहीं बल्कि अंबेडकर और फुले की विचारधारा पर आधारित है, इसलिए इसका ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने
नवंबर 2020 में हुए यूजीसी एनटीए नेट के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र पर विचार किया। उम्मीद है कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं यूजीसी नेट की, उसमें आपको एक दृष्टि मिल गई होगी कि कैसे प्रश्नों को हल करना है और किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर यह लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।